नमस्ते बच्चों। आज का हमारा जो रिवीजन का टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसको हम पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना था कुछ इसमें प्री हिस्टोरिक जो फैक्ट्स हैं कि कुछ अर्लियर मॉडल्स थे, उनके बेसिस पर पढ़ना है। जैसे डोबेनेट राइट्स था, फिर क्या बोलते हैं उसको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था। तो ये सब कुछ रूल्स थे। अब उनमें से दो इंपॉर्टेंट, एक है मेंडलीफ और एक है लूथर मेयर। दोनों का एक ही पॉइंट था, चाहे आप मेंडलीफ की बात करो चाहे आप लूथर मेयर की बात करो, दोनों ही एटॉमिक मास पे बेस्ड थे। बट मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल ज्यादा एक्सेप्टेड था बिकॉज वो एक टेबलर फॉर्म में था, क्योंकि लूथर मेयर का जो कर्व था, जो टेबल था, वो एक ग्राफिकल फॉर्म में था, तो बहुत से कम लोगों को समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए वो कम एक्सेप्ट हुआ। लेकिन दोनों का लॉजिक एक ही था कि एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे। एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे। सिमिलर एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर ग्रुप्स ऑक्युपाई करेंगे मेंडलीफ के केस में, और लूथर मेयर के केस में सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे ग्राफ के केस में। ठीक है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ये मेंडलीफ का लॉ था। और लूथर मेयर का था कि एटॉमिक मास पे बेस्ड है, और कर्व जो प्लॉट करते हैं वो एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब इसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी को प्लॉट किया गया था, जिसमें उन्होंने ग्राफ जो दिया था वो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस मास नंबर में दिया था। एक तरफ फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक तरफ मास नंबर है। और उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर पोजीशंस ऑक्युपाई करते हैं। जैसे अल्केली मेटल्स जो है वो हमेशा पीक को ऑक्युपाई करता है, जो हैलोजेंस है वो असेंडिंग, मतलब जो ग्राफ है, इस तरह का कुछ ग्राफ है तो असेंडिंग वाला ये हो गया, जो ऊपर की ग्राफ जा रहा है, ऊपर की तरफ कौन मिलेगा, हैलोजेंस मिला। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो होता है वो डिसेंडिंग में होता है, मतलब इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में बीच में आपको अल्केलाइन अर्थ मेटल्स मिलेगा। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ऑक्युपाई बॉटम ऑफ द कर्व, इन पोजीशंस पे कौन मिलेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलेगा। अब इसके बाद आया था इनके कुछ लिमिटेशंस थे। ठीक है। लिमिटेशंस था कि मेंडलीफ में लिमिटेशंस था कि इसने अपने पीरियोडिक लॉ को खुद ही ब्रेक किया था। दो तीन जगह पे इसने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को छोड़ के उसने सिमिलर एलिमेंट्स को ज्यादा किया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्युपाई नहीं किया, आइसोटोप्स का पोजीशन इसने नहीं बताया, ये सब मेंडलीफ का था। कुछ फायदा भी था। फायदा यह था कि उसे एटॉमिक मासेस कुछ एलिमेंट्स के करेक्ट हुए। दूसरा फायदा इसका यह था कि कुछ ने खाली जगह छोड़ दिया, जैसे सिलिकॉन के नीचे छोड़ा, उसको इका सिलिकॉन बोला। ठीक है। तो मतलब कुछ इसने जगह पहले से छोड़ दिया, पहले से ही, ताकि मतलब उस टाइम पे वो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे। बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो जो उसने खाली जगह में छोड़ा था, जो प्रॉपर्टी उसने कैरेक्टराइज किया था, वैसा ही कुछ एलिमेंट्स आपको मिला। उसके बाद है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जिसको मोजलेस भाई साहब के लॉ पे बेस्ड है। ये इक्वेशन है, आपको फिजिक्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में उतना काम आएगा नहीं। ठीक है। तो घबराना मत कि आपको लिखा है कि नहीं लिखा है, बस इतना था कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। और इसने मोजलेस ने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास। और इसी के बेसिस उसने बोला था कि एटॉमिक एटॉमिक नंबर को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, मीन्स व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सिमिलर एलिमेंट्स सिमिलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। ठीक है। जिनको हम मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं, 2, 8, 18, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। बाकी इस इक्वेशन का मतलब था रूट न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, न्यू जो था वो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है। इसी के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, जो न्यू है। और इसके बेसिस पे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, एस पी डी और एफ, जो कि डिसाइडेड होता है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल में गया। अगर एस सबसेल में गया तो ब्लॉक होगा एस, पी सबसेल में जाएगा तो बोलेंगे पी ब्लॉक, डी सबसेल में जाएगा तो बोलेंगे डी ब्लॉक, और एफ में जाएगा तो क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक। इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं जो मॉडर्न है। अब इसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कैसे लोकेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए, अगर आपको पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बताना है तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए ब्लॉक। ठीक है। और ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 57 को लिखा है, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, जाना चाहिए था
4F में, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, लैंथेनम का है, जाता कहाँ पे डी में, तो डी ब्लॉक हुआ, ठीक है। और कुछ-कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर उसके बेसिस पे हमने ब्लॉक पता किया। जैसे यहाँ पे मान लो ये 92 है तो लास्ट में कौन आया एफ, तो एफ ब्लॉक हो गया। मान लो यहाँ 51 है तो 51 में लास्ट में कहाँ गया पी में, तो बोलेंगे पी ब्लॉक है। तो जो भी लास्ट में सबसे इंटर होगा, जो भी लास्ट में सबसे यूज होगा सॉरी, उसे हम ब्लॉक बनाएंगे। अब यहाँ पे पीरियड नंबर पता करने के क्या है कि पीरियड नंबर फॉर एनी एलिमेंट इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरे कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे ज्यादा n का वैल्यू है वो उसका क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। जैसे यहाँ पे हमने ये कुछ है 43 का, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में क्रिप्टॉन बोलने का मतलब है कि हमने यहाँ पे 4p6 तक लिखा हुआ है, उसके बाद 5s2 लिखा हुआ है और यहाँ 4d लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो n का वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आया, 5 आया, तो बोलेंगे पीरियड नंबर क्या हो गया, 5। यहाँ पे हमने लिखा जेनॉन 6s2 4f14 5d7। अब इस केस में सबसे बड़ा नंबर जो मिला वो कौन मिला, 6 मिला, तो पीरियड नंबर क्या बोलेंगे, 6। तो पीरियड नंबर पता चलता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा जो ऑर्बिट नंबर है वो कौन सा है, उसी के बेसिस पे हम पीरियड नंबर डिसाइड करते हैं। अब ग्रुप नंबर के लिए हमें चाहिए ब्लॉक, कि अगर आपका s ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर फिक्स है कि आपके पास कितने s इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो आपके पास ns1 लिखा हुआ है, अब n का वैल्यू जो भी हो तो मैं बोलूंगा ग्रुप नंबर 1 है, और अगर ns2 लिखा हुआ है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे सोडियम में लिखा हुआ है लास्ट में 3s1, इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 1, और सबसे बड़ा n का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम बोल सकते थे पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी ब्लॉक के केस में क्या है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ s प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन, और s और d को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रुप नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज में हमने लिखा आर्गन 4s2 3d5, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो ग्रुप नंबर में क्या मिला, 7 मिला। अगर मैं p ब्लॉक की बात करूं तो ग्रुप नंबर उसमें होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 10, और यहाँ पे s और p आया, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, s और p दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन है तो इसमें आया 2s2 2p3, तो इसमें ऐड करें तो कितना आया, 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 ऐड कर दो, 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। क्लोरीन में आया 3s2 3p5, तो इसमें मेरे पास हो गया 7, इसमें 10 ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 17। तो इस तरीके से हम एक सर्टेन ब्लॉक्स में पता कर सकते हैं पीरियड नंबर क्या है, बट उसके लिए अगर हमें पहले से ब्लॉक पता हो तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में हमें एटॉमिक नंबर से याद रखना, 58 से 71 है तो लैंथेनाइड्स बोलेंगे, और 90 से 103 है तो क्या बोलेंगे हम, एक्टिनाइड्स बोलेंगे। पीरियड नंबर 6 है, ग्रुप नंबर सॉरी पीरियड नंबर 6 और 7th है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, और बच गया ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर यहाँ पे आएगा 3। ग्रुप नंबर मतलब 5th है एफ ब्लॉक का, पीरियड नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 3, ये आने का मतलब है आप कहाँ से कहाँ तक हो, 58 से 71 है, एंड पीरियड नंबर 7 एंड ग्रुप नंबर 3, ये कौन हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्टिनाइड्स, मतलब ये आ जाएगा 90 से कहाँ तक, 103। यहाँ था फाइंड द ग्रुप नंबर एंड पीरियड फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। अब कुछ एलिमेंट्स दिया गया है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी में गया, तो पी ब्लॉक है। अब इसमें क्या करना है, एस और पी को ऐड करना है, एस और पी को ऐड किया, कितना आया, 3, 10 प्लस 3, ग्रुप नंबर हो गया 13, और सबसे हाईएस्ट जो एन का वैल्यू दिखा वो 4 दिखा, तो पीरियड नंबर क्या हो गया, 4। वैसे 37 है, क्रिप्टॉन 5s1, तो हाईएस्ट एन का वैल्यू 5 हुआ तो पीरियड नंबर 5 हुआ। अब एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आया, 1, तो ग्रुप नंबर हो गया 1। तो इस तरह के एग्जांपल से आप ग्रुप नंबर पता कर सकते हो। उसके बाद स्टार्ट होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और पहला जो है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या था कि अगर सपोज मान लो जैसे यहाँ पे एक पहला केस है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपके न्यूक्लियस ने उस पर अट्रैक्शन लगाया और इसमें केवल अट्रैक्शन है। लेकिन जब आपके पास पॉली इलेक्ट्रॉनिक आता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्शन लगाएगा, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है ये लोग उस पर क्या लगाएंगे, रिपल्सन लगाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रॉन में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं केवल इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, बीच वाले का, तो इस इलेक्ट्रॉन पे 2 टाइप का फोर्स है, अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। तो उसको नेट क्या फील होगा, तो नेट
मान लो न्यूक्लियस ने उसमें कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, न्यूक्लियस ने उसमें कुछ फोर्स लगाया, सपोज F2 लगाया, और सॉरी न्यूक्लियस का फोर्स क्या लिखा हुआ है, F2 लिखा हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ने कुछ फोर्स लगाया, पता नहीं उसने क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि सपोज ऐसा सोच लो कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्बिट्स है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इस पे न्यूक्लियस ने कुछ फोर्स लगाया, मान लो F1, और इसने कुछ रिपल्सन लगाया F2, तो इस इलेक्ट्रॉन को फील क्या होगा, F1 माइनस F2, मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में से थोड़ा सा वो कम फील करेगा, बिकॉज बाकी इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या लगा रहा है, रिपल्सन लगा रहा है। और इसी को हम बोलते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन पे, जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, बीच वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स है उतना नहीं होगा जितना न्यूक्लियस पे चार्ज है उसके कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए था। तो इस रिड्यूस्ड चार्ज को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इस रिड्यूस चार्ज को, अच्छा यहाँ पे F1 F2 के बेसिस पे लिखा हुआ है कि Q1 है, Q2 है, और ये Q3 है, Q2 और Q3 पे नेगेटिव चार्ज है और Q1 पे प्लस है, तो प्लस ने Q2 पे अट्रैक्शन लगाया, Q3 ने रिपल्सन लगाया, तो नेट फोर्स जो उस पे है, देखो यहाँ पे F2 अट्रैक्शन है और रिपल्सन कौन है, F3 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं F2 माइनस F3 जो होगा वो उसको नेट फोर्स फील होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन दो टाइप के फोर्सेस फील करेगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस एंड रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब है जैसे मैं यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन और डाल देता तो इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन से इसके न्यूक्लियस को फोर्स को फील नहीं होगा, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करके नहीं देते हैं। तो यही है रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, सो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन विल बी लोअर देन द थ्योरेटिकल चार्ज। अब होना चाहिए था न्यूक्लियस पे कितना चार्ज, Ze, लेकिन इतना चार्ज कभी फील होगा नहीं, तो जो भी चार्ज फील होगा उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। और इसी को लिखा गया, नेट चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इट विल बी लोअर देन थ्योरेटिकल चार्ज, Z से कम होगा। सो फैक्टर बाय विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस इज कॉल्ड शिल्डिंग कांस्टेंट। यहाँ पे फॉर्मूला है, Z हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर, सिग्मा वो फैक्टर है जिसके कारण कम हुआ, और जेड स्टार कौन हो गया, ये नेट चार्ज फील हो गया, ये नेट चार्ज फील हुआ, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पॉइंट ये है, इतना ज्यादा डिटेल्स में आपको चाहिए नहीं, पॉइंट ये है इसका फैक्टर हमें आना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें आना चाहिए पैटर्न कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में तो जेड स्टार का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होता है और यहाँ पे जेड स्टार का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी जो सिग्मा है, जो यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा जो होता है वो दोनों साइड ही इंक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है। तो ऐसा बोलेंगे कि अगर हम किसी पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, बट टॉप टू बॉटम जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जेड के कारण जो उसको फील होगा। मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फोर्स तो साइज पे भी डिपेंड करता है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियस पे चार्ज ऑलमोस्ट और न्यूक्लियस पे चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा इफेक्टिव, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जेड स्टार ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो भी सबसेल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा क्लोज होगा वो उतना ज्यादा सील्ड करेगा, मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन जो है पी डी एफ को सील्ड करेगा, पी जो है वो डी और एफ को सील्ड करेगा, लेकिन पी जो है वो एस को सील्ड नहीं करेगा। तो जो सबसे अंदर की तरफ है उसका स्क्रीनिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, इसलिए ऑर्डर है, ये रेडीमेड टाइप क्वेश्चन बनता है। और इसमें डी का पुअर सील्डिंग कैपेसिटी है, एफ का बहुत ही ज्यादा पुअर है, मतलब न्यूक्लियस से आप जितने ज्यादा दूर जाओगे आपका सील्डिंग कैपेसिटी उतना कम हो जाएगा। और इसी को एक दूसरे टर्म में पूछते हैं कि पेनेट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि आप न्यूक्लियस से कितने क्लोज हो, तो सबसे क्लोज कौन है, एस, इसलिए उसका पेनेट्रेशन सबसे ज्यादा है, और सबसे दूर कौन है, एफ, इसलिए उसका पेनेट्रेशन इफेक्ट सबसे कम है। तो एफ इलेक्ट्रॉन्स है वेरी पुअर सील्डिंग कैपेसिटी, सो दे हैव नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन सिग्मा, मतलब एफ ज्यादा सिग्मा में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। अब यहाँ पे कुछ रूल है जो कि ऑप्शनल है, आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। मैं रूल एक बार बोल देता हूँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं वो 0.535 से कंट्रीब्यूट करता है, पेनल्टीमेट सेल में 0.85 से कंट्रीब्यूट करता है, बाकी सारे 1 से कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके बोल रखा है सेकेंड पीरियड के लिए, यहाँ पे मान लो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, अब देख लो यहाँ पे ये जेड स्टार का वैल्यू लिखा हुआ है, तो 1.3, 1.95, 2.61, 3.25, मतलब इस डायरेक्शन में जेड स्टार जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सिग्मा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, ये लिखा हुआ है।
लेकिन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो जेड स्टार सब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन सिग्मा का वैल्यू जो है वो देखो वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये पैटर्न हमें आना चाहिए। बाकी कोई हमसे पूछेगा नहीं कैलकुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। तो एटम को हम स्फेरिकल मानते हैं, और जैसे स्फीयर का रेडियस डिफाइन होता है वैसे एटम का रेडियस डिफाइन होता है कि आपको न्यूक्लियस से सेंटर, मान लो यहाँ पे कोई एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, तो न्यूक्लियस से अब बाहर वाले ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है इसी को हम रेडियस डिफाइन करते हैं। तो सिमिलर टू रेडियस ऑफ स्फीयर, एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बट प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव की तरह ट्रेवल करता है, तो आप कभी ये पता नहीं कर पाओगे कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ। आप कौन सा डिस्टेंस मेजर करोगे, ये करोगे या ये वाला डिस्टेंस करोगे, हमें तो पता है नहीं। तो बिकॉज एक एटम का बाउंड्री डेफिनेट है नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली मेजर कांट बी मेजर डायरेक्टली, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट मेथड जाते हैं, इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। और ये जो है डिफाइन किया गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऑलमोस्ट एटॉमिक रेडियस मिलेगा। अब एटॉमिक रेडियस को तीन टाइप में डिवाइड किया गया, कोवलेंट रेडियस जो कि जनरली नॉन मेटल्स के लिए होते हैं, और ये एक्चुअल रेडियस से कम होता है। कम क्यों होता है, बिकॉज ओवरलैपिंग होता है। उसके बाद मेटालिक रेडियस, जहाँ पे दो स्फीयर जस्ट क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, ये मेटल्स के लिए जनरली होता है, और ये एक्चुअल रेडियस का अप्रोक्स होता है। उसके बाद है वांडरवाल रेडियस, ये इनर्ट गैसेस के केस में जनरली होता है, जो कि होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम। दो एटम है उनके बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बोलेंगे, और ये एक्चुअल रेडियस से बहुत ज्यादा होता है। तो काम का ऑर्डर ये है इसमें कि वांडरवाल रेडियस मेटालिक से ज्यादा होता है, और मेटालिक जो होता है वो कोवलेंट से ज्यादा होता है अगर आपका एलिमेंट कौन हो, सेम हो। अब इसे इफेक्ट क्या क्या करता है, तो ऑर्बिट नंबर, जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर मतलब न्यूक्लियस उतना ज्यादा होगा, मतलब साइज इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो अगर जेड स्टार इंक्रीज हुआ तो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। तो अगर सपोज यहाँ पे जेड स्टार है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन लगा, अगर ये अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो साइज क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस which causes decrease in size. This effect is called as lanthanide contraction. अब तीसरा था कि देखो lanthanide contraction होता है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन f में इंटर करता है तो न्यूक्लियस पे चार्ज भी बढ़ेगा, बट f इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ये फॉर्मूला था जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो आपका जेड इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो जेड स्टार क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है तो जेड स्टार इंक्रीज होता है, और जेड स्टार इंक्रीज होने का मतलब है न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा लगेगा बाहर इलेक्ट्रॉन पे, जिसके कारण साइज क्या होगा, छोटा। इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जब ग्रुप 4 से 13 जाएंगे तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ग्रुप 3 के केस में ये अप्लाई नहीं होता है, स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम के केस में अप्लाई नहीं होगा। तो पैटर्न बना, पैटर्न ये बना कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे, इधर जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे उसी का कुछ ऑर्डर लिखा हुआ है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, डी ब्लॉक में, इन डी ब्लॉक 3D से 4D सीरीज जाएंगे साइज इंक्रीज होता है, फ्रॉम 4D टू 5D सीरीज साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, रीजन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जिसका एग्जांपल ये है, ये आपका थर्ड ग्रुप है और ये आपका 12 है, यहाँ से यहाँ तक चलता है बट थर्ड में काम नहीं करेगा। तो 3D से 4D में साइज बढ़ रहा है, 4D से 5D साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है। अब इसमें यहाँ पे एक देखो, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेन ग्रुप 3, इसमें कोई रीजन नहीं है, इसमें कोई लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो नॉर्मल है। लेकिन उसके आगे टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम ग्रुप नंबर 4, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट जिरकोनियम जैसा होता है। बाकी यही चीज मैंने ग्रुप 11 और ग्रुप 10 के लिए लिखा हुआ है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब एक फैक्ट है कि एस और पी ब्लॉक को हम, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल का देखा जाए प्रॉपर्टीज को, ये लोग ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है।
इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनर्ट गैसेज रिप्रेजेंटेटिव में काउंट नहीं होता है। अब पी ब्लॉक में ग्रुप 13 में एक्सेप्शन है, देखा जाए तो उसमें एक्सेप्शन यही है, गैलियम और एल्यूमिनियम, कि गैलियम में डी कॉन्ट्रैक्शन है और इंडियम और थैलियम में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। Size of gallium is smaller than expected due to d while size of thallium is smaller than lanthanide is smaller with respect to indium, तो lanthanide contraction। उसके बाद आयनिक साइज। अब आयनिक के केस में मतलब हमें आयंस का साइज बात करना है। दो टाइप के हैं, कटायंस और अनायंस। तो कटायंस में देखा जाए तो कभी भी एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज होता नहीं है, चेंज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कहीं पे कटायन बनेगा इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा बट न्यूक्लियस का चार्ज चेंज नहीं हुआ, मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, मतलब साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अनायंस के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुआ, तो पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर से डिक्रीज होगा, मतलब न्यूक्लियस आपका लेस पावरफुल हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ कटायन साइज डिक्रीज होता है। कटायन का साइज डिक्रीज होगा किसके रिस्पेक्ट में, न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में। और अनायन की बात करोगे तो साइज जो होगा वो न्यूट्रल से ज्यादा होगा। जैसे देखो अनायन जो है, कोई एलिमेंट ए है, अनायन का साइज न्यूट्रल से ज्यादा होता है, न्यूट्रल का साइज कटायन से ज्यादा होता है। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है सेम होता है, उनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। इसमें क्या है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा। जैसे यहाँ पे Na+ से लेके N3- तक है, तो हम बोल सकते हैं साइज इस ऑर्डर में होगा, न्यूट्रल बीच में, पॉजिटिव लास्ट में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, Na+ Mg2+ से ज्यादा होगा। यहाँ लिखा हुआ देख लो, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा Na+ Mg2+ से ज्यादा होगा। ये मैंने गलती कर दिया था, ये वाला ऐसे चलाइए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑलवेज टेंड्स टू डिक्रीज इन पोटेंशियल। सही बात है, जहां भी अट्रैक्शन होता है वहां एनर्जी लॉस होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव साइन बताता है कि इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुआ है जब एक इलेक्ट्रॉन को हम इन्फिनाइट से आए। चलो ये कोई किसी पॉइंट को मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया होगा उसके लिए बोला है। बेसिकली इसमें ये एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो आप पढ़ते हो फॉर्मूला, जैसे हाइड्रोजन के लिए कि -13.6, तो माइनस क्यों है, तो माइनस का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन ने इतना एनर्जी लॉस किया है अगर मैं उसको इन्फिनाइट से डिस्टेंस तक लाया हूँ तो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड स्टेट में होता है वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में होता है। पॉइंट कुल मिलाकर ये है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका डेफिनेशन है कि इसमें हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, कहां से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, किससे, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। जहां आप एक एग्जांपल दिया सॉलिड लिक्विड गैस है, किसके केस में आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगा, तो जब गैस की बात करेंगे तो। अब उसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में ये जो मैंने बोला एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी की जगह पे अगर मैं पोटेंशियल से एनर्जी दे दूं, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करके दे दूं, जिस अप्लाइड पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उस पोटेंशियल को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। सो इट इज द मिनिमम अप्लाइड पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैस, तो इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। So more than one electron can be released from an atom and these electrons will be released in successive step। मतलब मान लो कहीं से दो इलेक्ट्रॉन लॉस होना है तो एक ही बार में दो लॉस नहीं होगा, वन बाय वन लॉस होगा और दोनों में अलग अलग एनर्जी लगेगा। और एक बेसिक मतलब क्या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा रिमूव होने वाला, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ता है। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं इनको। मतलब हमेशा I1 मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने से ज्यादा एनर्जी आपको लगेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में, और उससे भी ज्यादा आपको एनर्जी लगेगा जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हायर ऑर्डर सक्सेस विल बी ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंडिकेट अबाउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसका एक एप्लीकेशन है कि मान लो कहीं पे आयोनाइजेशन एनर्जी दिया गया है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा 100, 300, 700, 900, 1150 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इनके गैप के बेसिस पे, ठीक है, गैप के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
तो जैसे मान लो ये गैप्स है, I1 I2 का गैप है, ये सब गैप है, तो सबसे बड़ा गैप कौन है? 400। ठीक है। डाटा थोड़ा सा और अच्छा होता है तो इसमें और ज्यादा गैप देखने को मिलेगा। ये हाइपोथेटिकल डाटा लिखा हुआ है। तो जहां पे आपके पास एबनॉर्मल गैप दिखाई दे वहां पे आप रुक जाओ। तो ये गैप कब से मिला? जब हम 2 से 3 पे जा रहे हैं। 2 से जब हम 3 पे जा रहे हैं तो बीच में ही रोको। इतना ही आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो जहां पे लार्जेस्ट गैप ले, मान लो आपको थर्ड और 4 के बीच में गैप मिलता, तो मैं थर्ड पे रुक जाता, मेरे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 और 5 के बीच में एबनॉर्मल गैप था, मेरे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता। ठीक है। और अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप उससे आप पता कर सकते हो ग्रुप नंबर क्या है। जैसे 1 और 2 है तो एस ब्लॉक वाला होगा, और 2 से ज्यादा 3 4 5 है तो पी ब्लॉक में चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल हैव लार्जेस्ट गैप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ के बीच में गैप है, मतलब उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो यही आंसर होगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कौन अफेक्ट करता है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा है साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतना न्यूक्लियस आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना आपके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा? कम लगेगा। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी के पीछे पैटर्न बनाया गया है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड स्टार इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जेड स्टार कांस्टेंट है और आर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होगा। अब इसमें एक्सेप्शंस अलोंग द पीरियड जो आता है कि जहां जहां पे फुल फील्ड मिलेगा वो हाफ फील्ड वालों से ज्यादा होगा, हाफ फील्ड वाले पार्शियली फील्ड से ज्यादा होगा। जैसे ग्रुप 2 का ग्रुप 13 से ज्यादा होता है, जैसे बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होगा। देखो लेफ्ट टू राइट में 2 के बाद ही तो 13 आता है, तो इधर से जब इधर जा रहे हैं तो 2 से 2 का ज्यादा होगा 13 से, और 15 का ज्यादा होगा 16 से। 2 बार एक्सेप्शन आएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, फॉस्फोरस सल्फर से ज्यादा होगा, बेरिलियम बोरोन से ज्यादा होगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज्यादा होगा। ये 4 सेट मिनिमम आपको याद रहना चाहिए। और अगर ग्रुप के लॉन्ग देखें तो एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम ज्यादा है डी कॉन्ट्रैक्शन, और इंडियम और थैलियम में ज्यादा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसका मेटालिक नेचर कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। और जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी एज ए मेटल भी कम होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी कम होगा। मतलब मेटालिक नेचर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ये सब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये सब आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तो ये कोई डीपीपी कोई सॉल्व कराया होगा उस उसका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो आयनिक रेडियस ऑफ क्रोमियम इज मिनिमम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, डीपीपी का क्वेश्चन है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं कहाँ पे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड कर रहे हैं आइसोलेटेड गैसेज एटम में। अब बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ऐड करने का मतलब है कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और जहां भी नेट फोर्स अट्रैक्टिव होता है वहां पे एनर्जी रिलीज होता है। इसलिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या लिखा हुआ है? रिलीज लिखा हुआ है। अब इसी को दूसरे टर्म में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। इंथाल्पी मतलब एनर्जी चेंज, कब? जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो इट अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज लिखा है बिकॉज ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यही लिखा हुआ, ए गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऐड किया ए माइनस, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी आएगा। इसको शॉर्ट में ईजी डेल्टा एच बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी होगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में के मैग्नीट्यूड में माइनस लगा तो काम हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली एक्सोथर्मिक होता है, किसको छोड़ के? तो ग्रुप 2 नाइट्रोजन एंड ग्रुप 18। देखो ये सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड नहीं होता है, या तो जीरो बोलेंगे या फिर इनको हम पॉजिटिव बोलेंगे। इसलिए लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 2 एंड इनर्ट गैसेज आर टेकन एज जीरो। बिकॉज जब डाटा ही नहीं है तो क्या बोलोगे? तो जीरो बोल दो। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि ये हेस्लो का मैंने एग्जांपल दिया होगा, बिकॉज आगे देखो यहाँ पे क्या है। ए में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ए माइनस बना। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब ए माइनस से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया? ए। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे का क्या हो गया? जस्ट रिवर्स है।
बट इसमें हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो किसका आयोनाइजेशन हुआ ए माइनस का, और ऊपर में इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी किसका हुआ ए का। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों में जो एनर्जी चेंज होगा उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट अपोजिट साइन होगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए। तो इसी के बेसिस बोल सकते हो कि मान लो अगर क्लोरीन गैस का हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया गया तो उसमें माइनस लगा दो तो आपको Cl माइनस का आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा। या यहाँ पे अगर लिखा हुआ है Na प्लस या Na लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर Na प्लस लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे Na लिख सकते हो। मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस लिख सकते हो। यहाँ 0 है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगर 1 होगा तो ये 0 होगा, ये +2 होगा तो ये +1 होगा, ऐसे सोचो। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो होता है जनरली एक्सोथर्मिक होता है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जो होता है हमेशा एंडोथर्मिक होता है। अब इसका रीजन है जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे मान लो ए में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ए माइनस बना, और जब ए माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इस पे भी निगेटिव इस पे भी निगेटिव, दोनों के बीच में क्या लगेगा, दोनों के बीच में क्या लगने वाला है, रिपल्सन लगने वाला, और इस रिपल्सन के कारण क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑलवेज एंडोथर्मिक आएगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर से आएगा साइज। साइज ज्यादा होगा तो कम होगा, बिकॉज जितना साइज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर से ऐड होगा, उतना कम अट्रैक्शन होगा, उतना एनर्जी भी रिलीज कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज में इनवर्स रिलेशन है। दूसरा जेड इफेक्टिव, ये ज्यादा होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगा, तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन जितना स्टेबल है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना टफ होगा, मतलब उसमें उतना कम मिलेगा। तो ये पैटर्न बना, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। एक्सेप्शंस एलोंग पीरियड में, देखोगे तो ग्रुप 2 से ग्रुप 1 का ज्यादा होता है, ज्यादा होना चाहिए था 2 का, लेकिन लेफ्ट टू राइट में ग्रुप 1 से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2 का है। और 15 और 14 में 14 ग्रुप, कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली आता है, कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन आता है, लेकिन कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। रीजन है नाइट्रोजन वाले का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए 15 से ज्यादा 14 होगा। तो अलोंग पीरियड 2 ग्रुप है। अलोंग ग्रुप की बात करें तो 13 से लेकर 17 तक आपको एक्सेप्शन मिलता है, लेकिन केवल सेकेंड और थर्ड पीरियड में, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट से थर्ड पीरियड वालों का ज्यादा होता है। रीजन है सेकेंड पीरियड वाले का साइज छोटा है, ठीक है, और साइज छोटा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन ज्यादा फील होगा। यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ देख लो। Second period element have a small size, so they have high electron charge density, so incoming electron experiences more repulsion, so some part of electron affinity is consumed in compensation of repulsive forces। इसलिए बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, मतलब आप चले जाओ 13 से लेकर 17 तक आपको यही मिलेगा। और क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है सारे एलिमेंट्स में। 17 में ऑर्डर लिखा हुआ देख लो, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, फिर बाकी नॉर्मल हो गया, ठीक है। 16 में याद रखना है ऑक्सीजन सबसे पीछे होता है, और 15 में नाइट्रोजन सबसे पीछे होता है, बाकी ऑर्डर नॉर्मल है। 14 में कार्बन सेकंड नंबर पे आया है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेसिस पे क्या एप्लीकेशन है, तो जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा मतलब उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा है मतलब आपको रिड्यूस होना पड़ेगा, और जब आप रिड्यूस हो गए तो बाकी को क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे। तो जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नॉन मेटल्स का कैरेक्टर होता है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा, उसका नॉन मेटालिक नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे वही क्वेश्चन है किसका एंडोथर्मिक है, तो सल्फर से S माइनस बनाया, S माइनस से S2 माइनस बनाया, तो देखो सल्फर से सल्फर माइनस पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये एक्सोथर्मिक होगा, ये एक्सो होगा। अब S माइनस से S2 माइनस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 आएगा और ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा। Na से Na माइनस इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये भी एक्सोथर्मिक होगा, और P से P माइनस भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो आंसर क्या बनेगा,
इसमें कौन एक्सोथर्मिक है? तो n माइनस से n, अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप यहाँ पे n माइनस से n। तो देखो ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है कि अगर मैं नाइट्रोजन में से मैं अभी मैंने बोला था ना नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाइट्रोजन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो n माइनस बनेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका उल्टा सोच लो, n माइनस से अगर किसी ने n बना दिया तो अगर इस डायरेक्शन में वो एंडोथर्मिक है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो पहला हो गया। n से n प्लस बनाए इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो एंडोथर्मिक ही होगा। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड किए एक्सोथर्मिक ही सॉरी एंडोथर्मिक होगा। n प्लस से आपने n2 प्लस बनाया मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 2 आ गया, ये भी क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के एग्जांपल है, आगे चलते हैं थ्योरेटिकल पे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या है? ये टेंडेंसी है किसका? कोवलेंट बॉन्डेड एटम का टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा ज्यादा, मतलब अभी ये मिड पॉइंट पे है, जो अपनी तरफ ज्यादा खींच ले वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। So more electronegative atoms shift bonded electron towards itself and acquire partial negative charge while other elements acquire partial positive charge. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एक है जेड स्टार। जेड स्टार ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तीसरा है कि परसेंटेज कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जैसे sp sp2 sp3 है, जिसमें परसेंटेज ऑफ s ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, बिकॉज पर हाइयर परसेंटेज का मतलब मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस से क्लोज हो गया न्यूक्लियस का फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। सो हाइयर द क्लोजनेस टू न्यूक्लियस हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा है कि जितना ज्यादा आपके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा उतना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। बट ये सेम एटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, सिंगल से ज्यादा डबल, डबल से ज्यादा ट्रिपल। वैसे सिंगल से ज्यादा डबल, डबल से ज्यादा कौन हो गया? ट्रिपल। और इसमें कुछ एक्सेप्शन बताया था मैंने। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। उसके बाद करें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सेम एलिमेंट्स के लिए जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा, हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर द जेड इफेक्टिव हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मान लो CO और CO2 है तो बोल सकते हैं CO2 का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज ये +4 में और ये कहाँ पे है? +2 में। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है तो +1 से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का इंक्रीज होगा। वैसा कोई खास इसमें एक्सेप्शंस है नहीं, बस वही 13 में एक है एल्युमिनियम गैलियम और रेडियम थैलियम। रीजन पहले भी था, एल्युमिनियम गैलियम में डी कॉन्ट्रैक्शन, इंडियम थैलियम में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस का। तो पहला है परसेंटेज आयनिक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड। इसका फॉर्मूला था 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन स्क्वायर। जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, मतलब उतना ज्यादा पोलर नेचर ज्यादा होगा। और अगर किसी ने कोवलेंट परसेंटेज पूछा तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है जिसमें ज्यादा होगा CH NH OH FS, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस यहीं पे है, यही सबसे ज्यादा आंसर होगा। बात करें बॉन्ड लेंथ का तो फॉर्मूला था RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा ई एन। अब डेल्टा ई एन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा, सॉरी छोटा होगा। और इस लॉजिक पे क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, और मेटेलोइड्स का ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। तो अगर मैं मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, मतलब बेसिक से मैं क्या हो जाऊंगा? एसिडिक हो जाऊंगा। तो रूल ये है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा उतना आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड एसिडिक की तरफ ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, मेटल ऑक्साइड से बेसिक है। ऑक्साइड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एम्फोटेरिक है। और ये याद रखना पड़ेगा, Al2O3 ZnO PbO2 SnO2 ये याद रखना पड़ेगा। अब मेटल ऑक्साइड्स जो इन केस ऑफ मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर बेसिक, बिकॉज लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका मेटालिक नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे MnO से ज्यादा होगा। अब नॉन मेटल के केस में दो टाइप का ऑक्साइड है, न्यूट्रल एंड एसिडिक। जनरली नॉन मेटल का एसिडिक ही होता है। न्यूट्रल के केस में इनको याद रखना है, CO N2O और NO। ये तीन ऑक्साइड्स हैं जो कि
न्यूट्रल ऑक्साइड्स का एग्जांपल है। बाकी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक होंगे, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। और जिसका ऑक्साइड एसिडिक होगा उसका हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक होगा, मतलब ऑक्साइड का नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इज सिमिलर टू नेचर ऑफ ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड बेसिक तो हाइड्रोक्साइड भी बेसिक, ऑक्साइड एसिडिक तो हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक, ये बेसिक तो ये बेसिक, ये एम्फोटेरिक तो ये भी एम्फोटेरिक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक है तो हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक है, सोडियम का ऑक्साइड बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है। इसके बाद था नेचर ऑफ ईओएच टाइप कंपाउंड। यहाँ पे दो एलिमेंट्स के बीच का ईओ और एच, अब बोला गया ये कंपाउंड एसिड बनेगा या बेस बनेगा, अगर यहाँ से टूटा, सॉरी यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से टूटा मतलब H प्लस मिलेगा, मतलब एसिड होगा, और यहाँ से टूटा तो क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो ये सिंपली डिफरेंस डिपेंड करता है कि आपके दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है। जैसे O और H के बीच का गैप फिक्स है 1.4, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3.5 और E है x, तो इसका डिफरेंस हो गया 3.5 माइनस एक्स। अगर 3.5 माइनस एक्स 1.4 से ज्यादा है तो ये वाला काम करेगा। 3.5 माइनस एक्स एक्स जो है एसिड बनने का कंडीशन है 3.5 माइनस एक्स इज लेस देन 1.4, और बेस बनने का कंडीशन है 3.5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1.4, मतलब जो भी बॉन्ड ज्यादा आयनिक होगा, अगर ये बॉन्ड ज्यादा आयनिक है तो ये टूटेगा तो H प्लस बनेगा, मतलब एसिड बनेगा, और ये ज्यादा आयनिक है तो OH माइनस आएगा, मतलब बेस बनेगा। अब इसी में मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज होता है, ये हाइड्राइड्स होगा। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, अच्छा हाइड्राइड नहीं, हाइड्रोक्साइड्स का लिखा हुआ, ओके, अच्छा सॉरी, मैंने हाइड्राइड नहीं, हाइड्रोक्साइड ही है, ठीक है। तो डाउन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होता है, बिकॉज इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। और अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिक नेचर ऑफ इंक्रीज होगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे NaOH से सीजियम की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, और जर्मेनियम से सिलिकॉन की तरफ जाए मतलब लेफ्ट टू राइट तो एसिडिक इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें दो इंपॉर्टेंट, मिल्कन स्केल एंड पॉलिंग स्केल, ये फॉर्मूला आना चाहिए। आयोनेशन एनर्जी, जिसको आयोनेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर ये दोनों वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लो, आपको मिल्कन स्केल पे मिलेगा। और पॉलिंग स्केल पे ये फॉर्मूला काम का है कि इस स्केल पे जो वैल्यू मिला वो 2.8 टाइम्स हायर मिला, तो उसको 2.8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पॉलिंग स्केल पे मिल जाएगा। उसके बाद था वैलेंसी, तो अब इसमें अलग अलग स्केल है, हाइड्रोजन स्केल, हेलोजन स्केल, ऑक्सीजन स्केल, हाइड्रोजन स्केल। तो बेसिकली ये है कि ऑक्सीजन स्केल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होने का चांसेस बढ़ते जाएगा। हेलोजन स्केल में लेफ्ट राइट इंक्रीज होता है, और हाइड्रोजन स्केल में पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। बात करेंगे बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, तो इसमें बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं तो डिपेंड करता है हाइड्राइड्स कहाँ का है, ग्रुप का है, पीरियड का है। जैसे ये सब एक पीरियड का है, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, तो टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर डिक्रीज होगा, तो बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, मतलब CH4 ज्यादा है और HF सबसे वीक है। और अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, जैसे ये सब एक ग्रुप का एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होता है, तो बेसिक नेचर भी डिक्रीज होता है। तो मैं बोल सकता हूँ H2O ज्यादा बेसिक है H2S से, H2S ज्यादा बेसिक है H2SC से। तो लेफ्ट टू राइट जाओ या टॉप टू बॉटम जाओ, बेसिक नेचर दोनों तरफ ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उसके बाद है ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड था इफ इन ए मॉलिक्यूल एन इलेक्ट्रॉन कंटेन एलिमेंट कंटेन डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप, मतलब जैसे देखो कोई एलिमेंट X है, इसके पास डबल बॉन्ड O भी है और OH भी है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो सल्फ्यूरिक एसिड में डबल बॉन्ड O भी है, OH भी, ऑक्सी एसिड है। नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे बाइकार्बोनिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऐसे कंपाउंड है। तो इसमें भी वही रूल है हाइड्राइड ऑक्साइड्स वाला, जितना ज्यादा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा
एसिडिक। अब किस में कंपेयर हो रहा है? जनरली ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक एसिड्स, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है, लेकिन नहीं होता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये एसिड है, ये कंजुगेट बेस है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, मतलब कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन वाले होंगे, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन वाले होंगे, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर वाला होगा। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, एसिडिक नेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब नाइट्रोजन से फास्फोरस वाले वीक होंगे। उसके बाद है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि हर ग्रुप में अपना एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ पी के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो लोअर ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। जैसे देखो, हायर ऑक्सीडेशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, बीच में -2 लगा हुआ है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, कार्बन का कोवेलेंसी 4 होता है, सिलिकॉन भी 4 दिखाता है, जर्मेनियम भी 4 दिखाता है, Sn भी 4 दिखाता है, Pb भी 4 दिखाता है, लेकिन कार्बन का +4 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और Pb के लिए जनरली इनर्ट पेयर इफेक्ट लास्ट के 2 एलिमेंट्स में काम करता है, और इसमें जो भी ग्रुप का है उससे 2 कम कर दो, मतलब 4 चल रहा था 2 कर दो, तो इन सब के लिए 2 ज्यादा स्टेबल होगा, स्पेशली नीचे वाले के लिए। जैसे देखो, CO2 से PbO2, तो सबका इसका +4 ज्यादा स्टेबल है, इसका +4 स्टेबल नहीं है। तो इसका +4 स्टेबल नहीं है, मतलब इजीली ये +2 में जाएगा, मतलब अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का था। इनर्ट पेयर इफेक्ट में यही है कि आपके वैलेंस सेल का जो s इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिकॉज एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है s और p के बीच में, तो कोवेलेंसी चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ देखो, s से p में इलेक्ट्रॉन गया था, अभी तो 2 से 4 हुआ, बट ये काम इसके लिए नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत एनर्जी गैप है यहाँ पे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है कि जो भी आपका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से 2 कम कर लो, उसका स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। बाकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है स्टेबिलिटी। तो ये था आज का रिवीजन वीडियो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो होगा उसके साथ मिलते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जो भी मटेरियल आपने सॉल्व किया उसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से फिर प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।